बहुत वक्त से शायद मेरे ही नहीं, आप तमाम लोगों के भी जहन में एक सवाल हमेशा कौनता होगा, और ये क्यूरोसिटी टाइप की चीज़ है जो बनी रहती है। वो ये है कि जब इंसान की मौत होती है, मरता है, और अगर वो नेचुरल डेथ है, बीमार है या फिर सो रहा है, दिल का दौरा पड़ा, कुछ और चीज़ हुई, तब तो बात अलग है क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिला। लेकिन अगर सोचें कि किसी को ये पता है कि वो कब मरने वाला है, कितनी देर में मरने वाला है, या सामने वाले को भी वही मारने जा रहा है, तो ये दोनों चीज़ें दो सवाल बन के सामने खड़े होती हैं। पहली, एक आदमी जिसे मालूम है कि वो मरने वाला, अब जाहिर सी बात है ये उसी शख्स को पता हो जो सुसाइड करने जा रहा हो, क्योंकि बीमारी और बाकी कई बार डॉक्टर जवाब दे देते हैं, लेकिन उसमें भी वक्त होता है, एग्जैक्ट टाइम आपको डेट नहीं मालूम होता कब मौत होगी। लेकिन एक आदमी अगर खुदकुशी करने जा रहा है तो उसे पता है कि अब मैं अपनी जान कब लूँगा, तो उससे पहले उसके दिमाग में तो कुछ ना कुछ चलता होगा। तो मरने से पहले इंसान क्या सोचता है, या किसी को मारते वक्त क्या सोचता है, पता नहीं। मैंने बहुत पहले कुछ दोस्तों के साथ बात कर रहा था, कहीं पढ़ा भी था, अब कितना सच है कितना झूठ नहीं मालूम, लेकिन यह था कि इंसान क्या सोचता है। यह एक और चीज़ इसमें आई थी कि साइनाइड जो एक जहर है, कि साइनाइड का टेस्ट कैसा होता है। तो किसी ने उसको अपनी ज़ुबान पे रखा और उसके हाथ में कागज़ और कलम दिया गया कि भैया तुम बताओ, तो वो सिर्फ एस लिख पाया था और उसकी मौत हो गई। अब एस लिखने के बाद भी कन्फ्यूज़न थी, एस से सोर भी होता है, एस से स्वीट भी होता है, मतलब खट्टा भी है मीठा भी है। अब ये कहीं सुना मैंने, लेकिन ये कितना सच है कितना झूठ है नहीं मालूम। लेकिन इसी से ये सवाल उठता है कि एक आदमी जब मरने जा रहा है तो वो क्या सोचता है। एक आदमी अगर सुसाइड करने जा रहा है और अगर वो सुसाइड नोट लिखता है तो क्या उस वक्त उसकी हैंडराइटिंग बदल जाती है, क्या लिखावट बदल जाती है, ये भी मुझे नहीं मालूम। ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ कुछ इसका जवाब मिलता है। एक शख्स जो खुद मरने जा रहा है, मरने से पहले अपने परिवार के 4 लोगों को मारता है, और उससे पहले वो 10-11 पन्ने का एक नोट लिखता है, दीवार पे 2 सेंटेंस लिखता है और फिर मर जाता है। पूरा सुसाइड नोट जो उसने लिखा और पूरी जो कहानी लिखी है वो मेरे पास है, वो मैं इसलिए आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि कुछ सवालों के जवाब मिले। लेकिन उससे पहले दिल्ली में बुराड़ी कांड हुआ था, आप सबको पता है। बुराड़ी भी एक मोक्ष के लिए, इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए, तमाम दुख तकलीफ़ से छुटकारा पाने के लिए एक अजीब सोच थी, जिसने एक शख्स था और उसने अपने परिवार के 10 लोगों को मारा और फिर खुद भी फंदे से झूल गया। तो ऐसे अंधविश्वासी और ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे शख्स की है जिसका ये कहना था, जिसकी ये शिकायत थी कि ये दुनिया जो है, ये सांसारिक चीज़ें हैं, ये दौलत, ये प्रॉपर्टी, ये नाम शोहरत, सब बेकार की चीज़ें हैं, सांसारिक सुख का कोई मतलब नहीं है। और उसका कहना था कि वो सन्यासी बनना चाहता था, मोक्ष चाहता था, लेकिन घर वालों ने परिवार की बेड़ियां उसके पैरों में जकड़ दी, उसकी शादी करा दी, शादी के बाद 3 बच्चे हो गए, और इन सबको वो छोड़कर जा नहीं सकता था। फिर उसे ये भी लगा कि अगर छोड़ कर गए तो पता नहीं इस दुनिया में इन लोगों का क्या होगा, तो इसीलिए उसने तय किया कि इनको भी अपने साथ लेके चलूं, ताकि इस संगदिल ज़माने में उसके पीछे ये कुछ ना हो। अब ये बात है तो गलत ही, क्योंकि खुदकुशी किसी चीज़ का हल नहीं है, और ऐसी सोच के लिए तो कहीं पे भी जगह भी नहीं है। तो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। सिर्फ 24 घंटे पुरानी बात है ये। आज 21 दिसंबर है। 20 दिसंबर की दोपहर को दिल्ली के करीब हरियाणा में एक हिसार जगह है, और हिसार में एक नंगथला जगह है। ये नंगथला एक डिस्ट्रिक्ट है। एक शख्स की लाश सड़क पर पड़ी मिलती है। किसी गाड़ी ने उसको हिट किया था, लेकिन बाद में जब ड्राइवर मिला तो ड्राइवर ने बताया कि जो मरने वाला शख्स था वो अचानक उसकी गाड़ी के आगे कूद पड़ा। जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि शायद वो सच कह रहा है, क्योंकि उसकी गाड़ी को देखकर और ये भी लगा जिस पोजीशन में थी कि जब ये शख्स कूदा तो उसने ब्रेक मारी और उस गाड़ी से उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला पहले से तय करके आया था कि उसे मरना है और उसकी गाड़ी के सामने ही मरना है, तो वो कूद गया और वो बचा नहीं पाया। काफ़ी दूरी तक उसके घिसटने की भी निशान मिले खून के।
बाद में लाश की शिनाख्त होती है रमेश वर्मा नाम के एक शख्स की के तौर पर, जिसकी उम्र करीब 42-43 साल, और एक वर्मा पेंटर के नाम से अपनी दुकान चलाता था उसी हिसार के नंगथला इलाके में। पुलिस रमेश के भाई सुनील को खबर देती है कि आपके भाई की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। सुनील बदहवास भागता है, आकर देखता है, लाश को पहचानता है। अब इसके बाद पंचनामा होता है, लाश के कपड़ों की तलाशी ली जाती है। उस जेब से एक नोट मिलता है, पहला नोट था ये। उस नोट में ये लिखा था कि मैं इस सांसारिक मोहमाया से बहुत दूर हूँ, मैं सन्यासी बनना चाहता था, बहुत सारी चीज़ें थी, और घर पे मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं, जाकर घर पे देखो। बदहवास भाई भागता है घर पे जब जाता है तो मेन गेट खोलकर अंदर दाखिल होता है। घर के सारे बेडरूम के दरवाजे खुले हुए थे। अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। 4 लाशें पड़ी थी वहाँ पर। रमेश वर्मा जो रोड एक्सीडेंट में मारा गया है, जो खुद जिसने सुसाइड की, उसकी पत्नी सविता की लाश जिसकी उम्र 38 साल थी, उसकी बड़ी बेटी अनुष्का की लाश जिसकी उम्र 14 साल थी, उसकी छोटी बेटी दीपिका की लाश जिसकी उम्र 12 साल थी, और उसका इकलौता बेटा केशव जिसकी उम्र 11 साल थी। 2 बेटी, 1 बेटे और पत्नी, 4 लाशें उस घर के अंदर पड़ी थी। हर तरफ खून था। किसी रॉड से इनके सर पे हमला किया गया था। अब घर के अंदर से पुलिस को 11 पन्नों का एक और नोट मिलता है। इसके अलावा एक दीवार पे, एक बोर्ड पे चौक से लिखा हुआ 2 लाइनें भी वहाँ मिलती हैं। सब सो रहे हैं, अब शांति है। ये लाइनें लिखी, और ये लाइनें रमेश वर्मा ने लिखी थी, क्योंकि सुसाइड नोट की लिखावट और बोर्ड की लिखावट हिंदी की लगभग एक जैसी थी। तो उसने घर के बोर्ड पे लिखा था कि सब सो रहे हैं, अब शांति है। अब पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की। तफ्तीश और इस मौत की कहानी के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जो सुसाइड नोट था उसमें डिटेल में पूरी कहानी लिखी हुई थी। वो पूरा सुसाइड नोट इस वक्त मेरे पास है। मैं इसलिए इसको पढ़ना चाहता हूँ ताकि हम एक मरने वाले शख्स के दिमाग में आखिरी वक्त में क्या चलता है, क्या हो रहा है, किसी की जान लेता है तब उसकी क्या फीलिंग होती है, क्या सोच रहा है, शायद उसमें से कुछ चीज़ों के जवाब मिले। तो रमेश वर्मा ने जो कुछ लिखा, अपने परिवार की 4 लोगों का कत्ल करने के बाद और ख़ुद की मौत से पहले, वो आपके सामने है। रात के 11 बज चुके हैं। न दुख है, न डर, न सर्दी लग रही। पता ही नहीं चला वैसे 11 कब बज गए। 2 घंटे लगे सब करने में। 2 घंटे लगे सब करने में, यानी 4 लोगों का कत्ल करने में। सबको नींद की गोलियां दी हैं। आज मेरी लिखाई भी बदली है, यानी आज मेरी लिखावट भी बदली है। तो क्या एक शख्स जो सुसाइड नोट लिख रहा होता है उसकी हैंडराइटिंग उस वक्त बदल जाती है? जो भी किया कोई अचानक हुई घटना है, ऐसा नहीं है। न कोई डर था, न कर्ज है। 50,000 तक कमा रहा हूं, जिंदगी के सब सपने पूरे कर चुका हूं। मैं बचपन से सबसे अलग था। जब होश संभाला तो सांसारिक सुखों की बजाय दुनिया को अलग नजरिए से देखता, दुनिया की असलियत को समझता। आखिर हम धरती पर क्यों हैं, क्या मकसद है, लोग किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं। मगर काफ़ी समय तक इसी सोच में रहा। कॉलेज में दर्शन पढ़ने के बाद, यानी ग्रेजुएशन के बाद, मन दुनिया से अलग हो गया। सब चीज़ नकली लगने लगी। किसी वस्तु में आनंद नहीं रहा, मगर दिमाग का एक हिस्सा सांसारिक चीज़ों और लोगों में था। इसी बीच पिताजी चल बसे। बस यहीं से मेरी बर्बादी शुरू हुई। न चाहते हुए शादी हुई ताकि माँ भाई का ख्याल रहे, लेकिन उन्होंने मेरा जीवन अधिक ख़राब किया। मेरा मन पिछले 15 साल से सन्यासी था। मैं मोक्ष मुक्ति चाहता था, मगर गृहस्थी से निकल ही नहीं सका। मुझे हमेशा गलत समझा जाना। धीरे धीरे मेरा दिमाग बदलता गया और मैं अंदर ही अंदर डरने लगा। छोटे मासूम बच्चे, बीवी को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता था। आखिर अलग घर बनाकर रहने लगा, लेकिन ज़िंदगी के में कुछ भी सही नहीं रहा। सब दूर होते गए क्योंकि सब लालची थे। मैं सांसारिक सुखों की बजाय शांत रहता, मगर गुस्सा काबू नहीं रख सका। बस उम्र के साथ यही गलत हुआ। न चाहकर भी रुपए धन कमाने की मशीन बना हुआ था, और ज़्यादा काम और ज़्यादा रुपए।
फिर काम, मगर सन्यासी मन कहता बस अब और नहीं, बस करो। जिंदगी में कोई चाहत नहीं रही थी, कोई सपना नहीं था। भाई ने सब प्रॉपर्टी हड़प ली, लेकिन मन में मेरी शांति थी कि कभी विरोध नहीं किया। मेरी सविता भी मेरी तरह ही बस जो है उसी में खुश थी। खैर, हमने भाई को माफ़ कर दिया। मैं तो फ़कीरी में सन्यासी बनकर जी रहा था, दूसरों को देख कर ही खुश या गम नहीं था। खैर, आखिर मैंने ये सब क्यों किया? पिछले 10-15 सालों में कई बार घर से निकला, सन्यास लेने की सोच चुका था, मगर 2 साल पहले हुए एक्सीडेंट ने बहुत जल्दी मजबूत कर दिया। शरीर कमज़ोर हो चुका था, गले में बहुत दिक्कत थी, सांस लेने में, खाने में, बोलने में, सोने में। दिमाग भी बिल्कुल शांत हो रहा था। पिछले साल मैंने सबसे सन्यास मांगा, मुझे मुक्ति दे दो, मगर सब ने सांसारिक दुनिया का पाठ पढ़ाकर रोक लिया। मैं अक्सर बीवी के आगे रोता था, मुझे जाने दो, मगर वो रोक लेती। गले में बहुत दिक्कत थी, सहन नहीं कर सका। लगातार बिगड़ते हालात और मासूम बीवी बच्चों को बेरहम दुनिया में अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, अकेला मर भी नहीं सकता था। आखिर मेरी बीवी ने जिंदा मुर्दा साथ रहने की बात बोली, इसीलिए मैं इनके साथ ले गया हूँ, इसीलिए मैं इनको साथ ले गया हूँ। अब पीछे रोने वाला कोई नहीं, मेरा मन शांत है, कोई लालच नहीं रह गया। मतलब ये दुनिया में अब इनके अलावा कोई नहीं है। घर परिवार वाले भाई बहन हमें पहले ही अकेला छोड़ चुके हैं। खैर, आखिरी समय सबसे माफ़ी और सबको माफ़ किया। पूरी तरह मैं सन्यासी होकर चला गया हूँ, तो आखिरी समय बेरहम लालची लोगों से कहना भी क्या। कोई मुझे कायर, कातिल न कहे। जो भी मेरी दौलत थी बीवी बच्चों के साथ ले गया हूँ। बाकी अब सांसारिक चीज़ें यही हैं। धन से मन खुश नहीं होता। पैसा तो चुनाव के समय खूब कमा लेता, मगर मन तो फ़कीर हो चुका है। बीवी बच्चों के पैरों में माफ़ी ली है। ज़िंदगी में जो चाहता था वो पा लेता, मगर अंदर का मन हमेशा भरा ही रहता। उसे तो शांति चाहिए थी, मगर सांसारिक चीज़ें वो सब नहीं दे पा रही थी, जो हम कभी हासिल नहीं करते। खैर, सांसारिक लोग इस बात को नहीं समझेंगे। मेरा मन तो ब्रह्मांड, आकाश, गंगाओं में घूमता है। घर, गाड़ी, प्लॉट, रुपया, आनंद की वस्तु मुझे कोई शांति नहीं दे सकी। सब मेरे लिए कचरे के समान है, या बस जी नहीं सका, यही सबको गलत लगेगा। मेरा जीवन तो खुद की तलाश में, या हम क्यों हैं, किस लिए है, इतनी आकांक्षाओं में हम ही क्यों हैं, सब एक जैसा जीवन ही क्यों जी रहे हैं। आखिर धन, दौलत, ज़मीन, यही सब कुछ सबका मकसद क्यों है? जब सब यहीं रहता है, कुछ लाख साल बाद धरती पर कोई नहीं रहेगा। हर रोज़ लाखों लोग मर रहे हैं, इसलिए हमारे जाने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 72 घंटे में सब उसी दुनिया में भागने लगेंगे, एक सांसारिक नकली दुनिया। खैर, ज़्यादा क्या लिखना है। कभी चींटी को नहीं मारने, कभी चींटी को भी नहीं मारने वाला परिवार ख़त्म करे तो लोग गुस्सा भी करें, गाली भी दे, हो सकता है। मगर मैं तो सन्यासी हो चुका था। पिछले 1-2 साल में जीवन बस अटका हुआ था। आखिर 4-5 दिन पहले दिमाग ने हार मान ली। सब चीज़ों से मोह खत्म हो गया। बीवी को बताया, उसने मेरी हाँ में हाँ मिलाई और आखिरी समय साथ रहने की बात बोली। मेरे पास कोई सांसारिक दौलत नहीं, आखिरी समय में कोई कर्ज नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, बस शांति है, सुकून है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। हिसार में विकास के पास 2 लाख जमा है, उनमें से 1 लाख प्रमोद को, बाकी विजय को। दोनों मशीनें कोई बेच सके तो किसी का बकाया हो तो दे देना। पहली तो पूरी कर चुका हूँ, सबको साथ ले जा रहा हूँ, ये मेरी इच्छा थी। अस्पताल से सीधे शमशान ले जाया जाए। अब ये अपनी आखिरी ख्वाहिश इस लेटर में है कि मौत के बाद क्या करें। तो हमें अस्पताल से सीधे शमशान ले जाया जाए। परिवार में कोई नहीं, सन्यासी हो चुका हूँ, अब पीछे कोई नहीं है रोने वाला। अस्थियां हरिद्वार की बजाय शमशान के पेड़ पौधों में डाल दी जाएं। हमको इतनी शांति चाहिए। मेरे घर को हमेशा बंद रखा जाए, मेरी आत्मा यहीं शांति से रहेगी। दुकान का सामान बेचकर किसी का बकाया अगर हो तो उनको दे दिया जाए, बाकी सब कबाड़ में बेचकर दान कर देना। मुझे सन्यासी की तरह विदा करें, बस कुछ छोड़ रहा हूँ, पीछे से कोई नहीं छोड़ गया हूँ। जो है सब मेरे साथ जा रहा है। 3 बार बिजली के तार में मुँह लिया, मगर करंट नहीं लगा। अब याद आया, मुझे तो कभी करंट लगता ही नहीं था। सड़क पर जा रहा हूँ। अब यहाँ तक की जो लाइनें हैं ये घर पे सारे सुसाइड नोट में लिखी थी। बीवी, 2 बेटी और बेटे को मारने के बाद अब वो घर से निकल गया मरने के लिए। कहानी ये थी कि शायद उसे किसी ट्रेन के आगे कूदना था, पर वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। फिर उसने रास्ते में ख्याल बदला और उसने कहा कि किसी हाईवे पे कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी गुजर रही होगी, उसी के आगे कूद जाएंगे, और उसने वैसा ही किया। तब इसने जेब में भी कुछ नोट लिखे, बाहर निकलने से शायद पहले या कहीं पर रुक कर। वो है, सड़क पर जा रहा हूँ,
शरीर का बोझ ख़त्म करना है, ये अपने लिए लिख रहा है। सड़क पर जा रहा हूँ, शरीर का बोझ ख़त्म करना है। रात के 4 बज चुके हैं, घर से निकल चुका हूँ। इतनी सर्दी में सबको परेशान करके जा रहा हूँ, माफ़ करना, सबसे माफ़ी। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बहुत मन लगाने की कोशिश की थी, मशीनें खरीदी, दुकान भी खरीदी, 2 लाख दे दिए थे, और भी पैसा बहुत आ रहा था। चुनाव में बहुत पैसा, कई लाख आने थे, लेकिन शरीर दिमाग हार मान चुके थे। मन अब आज़ाद होना चाहता था। कोई सुख, कोई बात अब रोक नहीं सकती थी। रोज़ रात को ये सब करने की इच्छा होती थी। ये सारी लाइनें हैं जो रमेश वर्मा ने लिखी। इसके बाद इस सुसाइड नोट के ज़रिए पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि 19 दिसंबर की शाम, देर शाम, इसने अपनी पत्नी सविता से कहा कि आज खीर बनाओ बच्चों के लिए, अपने लिए और हमारे लिए। बीवी ने खीर बनाई। उसी खीर में नींद की गोलियां चुपके से रमेश शर्मा ने मिला दी। पत्नी और चारों बच्चों को खिलाया वो खीर। नींद की गोलियां खीर के ज़रिए खाकर वो लोग लगभग गहरी नींद में चले गए। फिर वो उठा, उसने लोहे का एक रॉड उठाया और सभी के सर पे बारी बारी से वार किया। करीब 2 घंटे में इन 4 लोगों का इसने कत्ल किया। और ये जो कत्ल था वो 9 से 11 के दरमियान किया था, क्योंकि सुसाइड नोट की टाइमिंग शुरू होती है कि रात के 11 बज चुके हैं और ये सब 2 घंटे में हुआ। उसके बाद वो घर पे ही रहता है। फिर घर से करीब 3 बजे के बाद निकलता है, क्योंकि अगला नोट 4 बजे का मेंशन, और पुलिस के हिसाब से जो गाड़ी के आगे वो कूदा उस वक्त जो टाइम था वो करीब 4:30 बजे का था। और इस तरह 4 लोगों को मारने के बाद खुद भी वो मर जाता है। कल उसी गांव में पति और पत्नी यानी रमेश और उसकी पत्नी सविता, इन दोनों को एक ही चिता पे लिटाया जाता है। एक साथ इन दोनों की चिताओं को मुखाग्नि दी जाती है और उनके 3 बच्चों को अलग अलग। 2007 में रमेश की सविता से शादी हुई थी। वो जींद की रहने वाली थी, जींद के गांव की, और पिछले 14 सालों से ये लोग साथ थे। लेकिन वो शुरू से संन्यास लेना चाहता था। पारिवारिक जिम्मेदारी ने उसे रोका। उसका काम धंधा भी अच्छा चल रहा था। प्रिंटिंग मशीन, पेंटर का काम था, दुकान ली थी अभी हाल में जो लिखा उसने। और उसने कहा चुनाव में बहुत पैसे आने थे, चूँकि अभी आने वाले वक्त में चुनाव है हिंदुस्तान के 5 स्टेट्स में अलग अलग, जिसमें पंजाब भी है और शायद हरियाणा भी है। तो चुनाव के वक्त में बड़े सारे ऐसे काम मिलते हैं, तो अच्छी खासी उससे कमाई भी होती। लेकिन मोक्ष, सांसारिक सुख और ये सारी बातें करके अपने परिवार को अपने ही हाथों से ख़त्म करके वो खुद भी मर गया। हालांकि रमेश के बारे में एक और चीज़ है कि ये बहुत ही एनिमल लवर था। गुरैया नाम की एक चिड़िया है जो इसकी प्रजाति लुप्त होती जा रही है। कई बरस इसने काम किया उस गुरैया नाम की चिड़िया को बचाने के लिए। जगह जगह घोंसला बनाता, कई अखबारों में इसके आर्टिकल छपे, कई बार अवार्ड भी मिला जिस तरीके से पर्यावरण को लेके और इस पक्षियों को और इन सबको बचाने का काम करता। तो एक कोमल हृदय का इंसान, लेकिन अंधविश्वास, मोक्ष, संन्यास, उसने एक भरे पूरे परिवार को, एक हंसते खेलते परिवार को इस तरह से ख़त्म कर दिया। मैं बार बार कहता हूँ, ख़ुदकुशी या सुसाइड किसी भी मसले का हल नहीं है। ज़िंदगी से लड़ना ही असली इम्तिहान है, असली हौसला है। और हमें कभी भी इन चीज़ों की तरफ सोचना भी नहीं चाहिए, निराश भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि अगर रमेश ने, अच्छे लोग कुछ समझाते, उसके दिमाग में जो कुछ चल रहा था, तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन एक और बुराड़ी जैसा इंसिडेंट, वैसे ही मोक्ष, वैसे ही सारी चीज़ों को लेकर, तो ये थोड़ा सा अफसोसनाक होता है। सुसाइड नोट मैंने जैसा शुरू में कहा कि मुझे पढ़कर इसलिए आपको सुनाने का मकसद था कि मरने वाले के दिमाग में आखिरी पल में क्या चलता है। इसको पढ़ने के बाद मुझे 2-3 चीज़ें खुद पर्सनली लगी। मैं एक, जहाँ पे लिखा कि आज मेरी लिखावट भी बदली बदली सी है, तो मैं वैसे ही सोच रहा हूँ कि एक आदमी आमतौर पे जो लिखता है और एक आदमी जो लिख रहा है और उसे पता है लिखने के अगले कुछ मिनट के बाद वो मर जाएगा, तो उसका दिमाग, उसके हाथ, उसकी उंगलियाँ, उसकी लिखावट बदलनी ही बदलनी है। बेस चाहे वही रहे, लेकिन बदलाव आएगा। जिस तरीके से
पूरी कहानी उसने लिखी, उसमें 2 घंटे में उस मौत की कहानी भी है, मोक्ष की कहानी भी है, दुनिया की कहानी भी है, रिश्तेदारों का मुंह फेरना भी है, तब सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मेरी नज़र में ये कोई वजह नहीं है एक भरे पूरे परिवार को ख़त्म करने का या ख़ुदकुशी करने का।